हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ आप सभी के स्वास्थ्य की कामना भी करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना भी करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहते हैं तभी हमारा मस्तिष्क भी बहुत अच्छे से कार्य करता है, और जब कार्य सभी अच्छे हो जाते हैं तो वातावरण भी सकारात्मक हो जाता है। मैग्नेट ब्रेन्स पर बने रहिएगा, जिससे हर एक विषय के वीडियोस आपको प्राप्त होते हैं 100% फ्री, जिनमें शामिल है जैसे कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन। हिंदी मीडियम की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में तो किंडरगार्टन से क्लास 12 फ्री एजुकेशन। यदि हम करें प्रतियोगी परीक्षाओं की बात, तो एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर एकदम फ्री। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बने रहना हमारे साथ। अब चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हमने अपनी पाठ्य पुस्तिका अर्थात पूरक पाठ्य पुस्तिका का पाठ 5 शुरू करने वाले हैं, क्योंकि हमने 4 चैप्टर्स तो कंप्लीट कर लिए हैं। आज स्टार्ट करेंगे पार्ट 5, जो कि बेस्ट चित्रकला के बारे में होगा, मधुबनी चित्रकला। यस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 5, जिसका नाम है मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला जो कि विश्व प्रसिद्ध है। मधुबनी चित्रकला जिसमें प्रकृति, वन, अब जैसे आप राधा कृष्ण का बहुत सुंदर सा चित्र आपके समक्ष देख पा रहे हैं, ये मधुबनी चित्रकला का ही एक रूप है। मधुबनी चित्रकला बिहार की लोक चित्रकला होने के बाद भी विश्व प्रसिद्ध है। मधुबनी चित्रकला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी है, और इसी के बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं इस वीडियो में, अर्थात इस चैप्टर पे। तो मेरे साथ आप बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक बने रहना, क्योंकि जब हम ध्यानपूर्वक किसी भी कार्य को करते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो फिर आ जाइए, चलते हैं मधुबनी चित्रकला पर। एक और चित्र आप देख सकते हैं। अब आप समझिएगा, समझ जाइएगा, जहां भी इस तरह के चित्र होंगे या इस तरह के चित्र होंगे, ठीक है, इस तरह के चित्र जहां होंगे वे मधुबनी चित्रकला के ही चित्र होंगे। इतना आप ध्यान से सुनना। समझ में आया? चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं बिहार की बात। पहली बात तो देखो, हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ ली संगीत कला, लोकगीत, चित्रकला, नृत्य कला, सब पढ़ लिया। अब चित्रकला में भी विशेष सर्वश्रेष्ठ मधुबनी चित्रकला पढ़ने वाले हैं। बिहार की लोक चित्रकला की समृद्ध परंपरा में मिथिला की रंगीन चित्रकारी को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है। बिहार की लोक चित्रकला की समृद्ध परंपरा में मिथिला की रंगीन चित्रकारी को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है। अब रंगीन चित्रकारी से इनका तात्पर्य क्या है, समझ रहे हैं आप? जितनी भी समृद्ध परंपरा रही है मिथिला की, रंगीन चित्रकारी को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है। रंगीन चित्रकारी को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि क्या है? वो अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है चित्रकारी, सदियों से चली आ रही है ये चित्रकारी। इस परंपरा ने समय समय पर प्रबुद्ध जनों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, क्योंकि ये है ही इतनी आकर्षक कि किसी का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। प्रसिद्ध चित्रकार उपेंद्र महारथी का नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं पार्ट 4 में। प्रसिद्ध चित्रकार उपेंद्र महारथी मिथिला चित्रकारी से इतने प्रभावित हुए थे कि संपूर्ण बिहार की लोक चित्रकारी पर शोध और अध्ययन करने में उन्होंने वर्षों का समय लगाया। गांव-गांव जाकर यात्राएं की, वहां की चित्रकारी के बारे में जाना, सुना, समझा, शोध किया। शोध प्रबंधन अर्थात रिसर्च किया उन्होंने, ताकि बहुत अच्छे से गहराई से डीपली चित्रकला के बारे में जान सकें और दुनिया को बता सकें। यही है वो मधुबनी चित्रकला। तो प्रसिद्ध चित्रकार उपेंद्र महारथी मिथिला चित्रकारी से इतने प्रभावित हुए थे कि संपूर्ण बिहार की लोक चित्रकारी पर शोध और अध्ययन करने में उन्होंने वर्षों लगा दिए थे। ऐसा नहीं है कि चलो फटाफट देख लें और वाह 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 बहुत अच्छी है, उसकी गहराई तक गए और वर्षों समय लगाया। मिथिला चित्रकला की विशिष्टताओं को उन्होंने चित्रकला के विशेषज्ञों के समक्ष पूरे महत्व के साथ उजागर किया। साथ ही साथ लोक संस्कृति में पढ़े लिखे संभ्रांत
पुरुष वर्ग की अपेक्षा महिला समाज तथा विद्वता विशेषज्ञता से दूर जन सामान्य का महत्व अधिक हुआ करता है। मिथिला की चित्रकला में भी महिला वर्ग की प्रधानता निर्विवाद रही है। चाहे नृत्य कला की बात हो, चाहे गायन कला की बात हो, चाहे चित्रकला की बात हो, महिलाओं ने अपने आप को हमेशा ऊपर रखा है। देखिए, मिथिला की चित्रकला में भी अर्थात इससे पहले भी उन्होंने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ रखा है। हर एक कलाओं में महिलाएं निपुण रही हैं। भित्ति चित्र हो, छापा, कोई सी भी चित्रकला हो या नृत्य कला हो, जट जटिन हो, कितने सारी हमने नृत्य कलाओं के बारे में सुना, जाना, पढ़ा और समझा, उसमें भी महिलाओं की ही भागीदारी सबसे प्रथम रही है। यदि लोक गायन की बात करें तो वहाँ भी महिलाओं की ही भागीदारी रही है। तो यहाँ भी मिथिला की चित्रकला में भी महिला वर्ग की मिथिला की चित्रकला में भी महिला वर्ग की प्रधानता निर्विवाद मतलब उस पर कोई विवाद नहीं है, कोई तर्क या कुतर्क नहीं है, क्योंकि ये सच है और जो सच होता है उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। कोई उस पर क्या विवाद कर सकता है। परंतु पढ़े लिखे कला प्रेमी जनों के प्रभाव ने प्रसिद्धि देने के साथ ही उसमें अनेक परिष्कार भी पैदा किए। प्रसिद्धि भी मिली और जैसे जैसे प्रसिद्धि मिलती गई चित्रकला को, उसमें कई प्रकार के परिष्कार भी पैदा किए। कहते हैं ना कि अपडेशन होता रहता है हर एक में, तो उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने हिसाब से जो महान महान चित्रकार थे, कलाकार थे, उन्होंने उसमें परिष्कार पैदा किए। कभी मात्र ज़मीन, कभी तो ज़मीन के, कभी भित्ति और कपड़े तक सीमित इस चित्रकारी को कागज़ तथा कैनवास पर भी अंकन मिलने लगा है। अब देखो, ज़मीन पर भी मिलता है, भित्ति पर भी मिलता है, कपड़े भी मिलता है और कैनवास। पहले उसमें कलाकारों के परिवार में निर्मित प्राकृतिक रंगों के ही प्रयोग होते थे, परंतु अब उनमें कृत्रिम रंगों का भी प्रयोग खुलकर हो रहा है। प्राकृतिक रंग की बात यदि हम करें तो किसी को याद है प्राकृतिक रंग क्या हुआ करते थे? पत्तों के रस को निचोड़कर, फूलों के रसों को निचोड़कर, गेरू लाल रंग, काला रंग कोयले से, है ना, इस प्रकार से प्राकृतिक जो कलर्स हुआ करते थे, रंग हुआ करते थे, वो पहले इन चित्रकारी में प्रयोग में लाए जाते थे। परंतु यदि आज की बात करें तो इनमें कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल रंगों का भी उपयोग अब खुलकर हो रहा है। मिथिलांचल की इस लोक चित्रकला का मधुबनी चित्र या मधुबनी पेंटिंग के नाम से प्रसिद्धि मिली है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि मधुबनी चित्रकला कहाँ की चित्रकला है? तो बिहार की मिथिला से इसका उद्भव हुआ है, इसका विकास हुआ है। उपेंद्र महारथी जी ने खोज की, खोज मतलब उसका और विकास किया। इस चित्र के रंग, विषय, शैली और चित्रकार वर्ग में हमेशा विविधता रही है, तरह तरह के, ठीक है, कई प्रकार के। संभ्रांत समाज ने अलग, संभ्रांत समाज मतलब संपन्न समाज, अर्थात जो आर्थिक संपन्न है, संपन्न समाज कह सकते हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न है व्यक्ति या समाज, उसको संभ्रांत कहते हैं, ठीक है, आर्थिक संपन्न, उनको संभ्रांत कहते हैं। याद रखिएगा, ये शब्द कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो जब आपको पता होगा तो आप उसका अर्थ लगा सकते हैं। संभ्रांत समाज मतलब जो आर्थिक रूप से संपन्न समाज है, जिसके पास धन दौलत, पूंजीपति वर्ग भी कह सकते हैं। संभ्रांत समाज ने अलग रंगों का प्रयोग किया। और दलित, दलित की यदि हम बात करें तो दलित समाज कौन सा समाज है? दलित मतलब निम्न वर्ग, निम्न वर्ग को, ठीक है, जिनमें रखा गया था, जैसे ST SC ऐसे समाज को रखा गया था। तो संभ्रांत समाज ने अलग अलग रंगों का प्रयोग किया, वहीं दलित वर्ग ने अपने अकॉर्डिंग अनुसार जो भी है रंगों का प्रयोग किया।
ब्राह्मण तथा कायस्थ परिवारों में विकसित शैलियों में रंग और चित्रण की सूक्ष्म भिन्नताएं भी देखी जाती हैं। अब बात करेंगे ब्राह्मण समाज की और कायस्थ समाज की। ठीक है, इनमें भी जो भी चित्रकारी होती थी इनके परिवारों में, या जो भी विशेष जैसे पर्व हो या कोई प्रसंग हो, विवाह प्रसंग हो, तो ब्राह्मणों ने अपने अनुसार चित्र और रंगों का प्रयोग किया, चित्रों में रंगों का प्रयोग किया। कायस्थ समाज ने अपने अकॉर्डिंग किया। तो ब्राह्मण तथा कायस्थ परिवारों में विकसित शैलियों में रंग और चित्रण की सूक्ष्म भिन्नताएं देखी जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार का रंग भरा जाएगा मधुबनी चित्रकला में, नीला रंग है तो नीला ही रहेगा। सब ने अपने अपने अनुसार रंगों को परिवर्तित किया। चित्रकारी का ढंग वही है, चित्रकला का जो स्टाइल है वो वही है, लेकिन हाँ, रंगों को अलग अलग तरीके से उसमें पिरोया गया। वैसे समग्रता में देखा जाए तो मिथिला चित्रकला में 3 प्रमुख रूप दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन से हैं वे 3 प्रमुख रूप? कौन कौन से? समग्रता मतलब ओवरऑल देखा जाए तो मिथिला चित्रकला में 3 प्रमुख रूप दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन से? भूमि अकल्पन, भित्ति चित्रण और पट चित्रण, यानी जमीर पर पट चित्रण, पर्दे पर, दीवार पर, कपड़े पर। तो एक तो भूमि मतलब जमीन पर जो चित्रकला की जाती है, दूसरा दीवार भित्ति पर जो चित्रकला की जाती है, तीसरा कपड़े पर की जा सकती है, दीवारों पर एक साथ कर दी जाती है। कोहबर, कोहबर हमने क्या जाना था? जब जो चावल को पीस कर महीन उसमें सिंदूर मिलाकर जो उसमें रंग भरा जाता है, ठीक है, तो वो भी इसके अंतर्गत आती है। अब क्या है भूमि आकल्पन? अब उनका विस्तृत रूप से जानेंगे, क्योंकि अभी हमने जाना था कि 3 प्रकार, भूमि आकल्पन, भित्ति चित्रण, पट चित्रण, यानी ये सब। तो अब हम उनका डिटेल जानने वाले हैं। सबसे पहला है भूमि आकल्पन। भूमि आकल्पन की परंपरा प्रायः हर संस्कृति में रही है, हर संस्कृति में रही है। महाराष्ट्र की रंगोली, गुजरात की साथिया, उत्तर प्रदेश के व्रज क्षेत्र की सांझी, पहाड़ी क्षेत्र की आंजी, राजस्थान की मांडना, दक्षिणी प्रदेशों का ओलम, असम की अल्पन आदि भूमि आकल्पना के ही विभिन्न रूप हैं। ध्यान से सुनना, भूमि आकल्पन क्या है? तो भूमि आकल्पन की परंपरा प्रायः हर संस्कृति में मानी जाती है। जैसे गुजरात की कहें, महाराष्ट्र की रंगोली प्रसिद्ध है, गुजरात की साथिया प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र की सांझी, पहाड़ी क्षेत्र की आंझी, राजस्थान की मांडना, दक्षिण प्रदेश का ओलम, असम की अल्पन, ये आदि भूमि आकल्पना के ही विभिन्न रूप हैं। बिहार में इसे चौका पूर्णा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इसका, जैसे मान लो मुझे एक रंगोली आती है, अब उसको रंगोली का है, प्लस से प्लस किया, एक डिज़ाइन बन गई। मुझे सबसे क्या बताइए कौन सी क्लास में थी, छोटी सी क्लास में थी, तब किसी ने मुझे बताया था, तो ये मुझे आज तक याद है और सबसे अच्छा मज़ा आता है इसको बनाने में। किया यूं, फिर से हमने किया, फिर हमने किया और बन गई हमारी रंगोली। बन गई, देखो ठीक है ना। तो ये प्लस प्लस से अभी हमने क्या किया था, 2 4 4 2 ऐसा कर दिया था। इसको बड़े प्रकार से भी कर सकते हैं। पहले हमने 2 किए प्लस, फिर 4 4 किए और उसके बाद फिर 2 किए, और इनको और बढ़ाकर और बड़ी रंगोली भी बनाई जा सकती है। तो इसको आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ कर लो, आप यहाँ कर लो, फिर यहाँ जोड़ 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 लो। तो कुछ अपने तरीके से भी की जा सकती है। अब है बिहार में से चौका पूर्णा कहते हैं। चौका पूर्णा मतलब आपने देखा होगा ना, आटे को या हल्दी को इस तरह से चौक पूरते हैं। कोई भी फंक्शन या पूजन होती है, गणेश जी की पूजन हो, गोबर के गणेश पूजन बनाकर हम गणेश बनाकर पूजन भी करते हैं, उसमें चौक पूरते हैं। गोबर
गाय के गोबर से थोड़ा सा लीपते हैं और उस पर चौक पूरते हैं। तो ये सब क्या है? ये परंपराएं हैं। ठीक। बिहार में से चौका पूरना कहा जाता है जो पूजा पाठ के समय कलश स्थापन की जगह अनिवार्य होता है। और बिल्कुल ये हर जगह किया जाता है। ठीक है, हमने भी ये किया है, हम लोग भी करते हैं। जैसे कि कोई भी पूजा स्थापना, चाहे सत्यनारायण की कथा ही क्यों ना हो रही हो, कोई भी पूजा स्थापना की जाती है तो गोबर के गणेश बनाए और गोबर से थोड़ा सा स्थान को लीप दिया, पोत दिया और उसके बाद चौक पूरते पूरते आटे का या हल्दी का या जो आती थी गुलाल, उसका चौक पूर लेते हैं। और ये अनिवार्य होता है पूजा स्थापन की जगह, कलश स्थापना की जगह। इसे ही मिथिला में अश्विन या अरिपन कहा जाता है। अब पूछा जा सकता है प्रश्न कि अश्विन या अरिपन क्या है? तो जो पूजा के स्थान पर पूजा पाठ के समय कलश स्थापन की जगह जब चौक पूरा जाता है तो उसको अश्विन या अरिपन कहते हैं। यह अरिपन मिथिला में भी किसी पूजा, उत्सव या अनुष्ठान अथवा विवाह जैसे मांगलिक अवसर पर भूमि चित्र हुआ करता है। विवाह के समय के अरिपन में कमल, मछली, पुरिन, कमल का पत्ता, बांस आदि के चित्र बनाए जाते हैं। कमल का पत्ता, बड़ा सा पत्ता, ठीक है, यदि कमल कोशिश करें तो पुरिन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। हमारे हरी हारिल की लकड़ी एक बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें ये पुरिन के पात हो गए, पत्ते हो गए कमल के। तो इस तरह का बनाया जाता है। नॉट लाइक दिस एग्जैक्टली, बट हाँ इस तरह का हम कह सकते हैं कि ये कमल के फूल हैं और कमल के ये पत्ते हैं। जिस तरह से कमल का पत्ता पानी में रहता है लेकिन फिर भी गीला नहीं रहता, भीगता नहीं है, उसी तरह से एक चैप्टर है क्लास 10th में कि श्री कृष्ण के इतने निकट रहकर भी उद्धव जी उनके प्रेम रस में नहीं डूबे। तो यहाँ लिखा है कि इसे ही मिथिला में अश्विन अरिपन कहा जाता है। अरिपन मिथिला में भी किसी पूजा, उत्सव या अनुष्ठान अथवा विवाह जैसे मांगलिक अवसर का भूमि चित्र हुआ करता है। विवाह के समय अरिपन में कमल, मछली या पुरिन का पत्ता, बांस आदि के चित्र बनाए जाते हैं। अब है भित्ति चित्र। ठीक है, भूमि आकल्पन यानी भूमि पर किए जाने वाले चित्रांकन की अपेक्षा भित्ति चित्र यानी दीवार पर बनाए जाने। भूमि आकल्पन मतलब भूमि पर किए जाने वाली चित्रांकन, और भित्ति चित्र यानी दीवार पर बनाए जाने वाले चित्र। ठीक, भूमि आकल्पन यानी भूमि पर बनाए जाने वाली चित्रकारी और भित्ति चित्र यानी दीवार पर बनाए जाने वाले चित्रों में अधिक कलात्मकता देखी जाती है। यानी जो भूमि पर बनाए जाते हैं और जो दीवारों पर बनाए जाते हैं उनमें बहुत अच्छे से कलाकारी देखी जा सकती है बारीकी के साथ। उसकी भाव प्रवणता तथा कल्पनाशीलता अधिक प्रभाव पैदा करती है, उसमें स्थायित्व भी अधिक होता है। मिथिलांचल के भित्ति चित्रों में सर्वाधिक कलात्मकता कोहबर लेखन में दिखाई पड़ती है। चावल के आटे को, उस बारीक सा चावल को पीसकर गीला बनाते हैं, फिर उसमें सिंदूर मिलाते हैं और उससे जो भित्ति चित्र बनाए जाते हैं वो बहुत ही मतलब माना जाता है, उसी को कोहबर कहा जाता है, कोहबर लेखन में दिखाई जाती है। अब है मिथिलांचल में यानी मधुबनी चित्रकला के कोहबर चित्रों में 3 भाग होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कोहबर चित्रकला क्या है? तो चावल के आटे और सिंदूर से जो चित्रकारी की जाती है वो कोहबर चित्रकारी के अंतर्गत आती है और इसमें 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? गोसाई घर अर्थात कुल देवता का स्थान, कोहबर घर जहां नव दंपति पहली बार मिलते हैं, और कोहबर पर का कोनिया यानी कोहबर का बाहरी भाग। तीनों जगहों पर चित्रांकन के रूप अलग अलग होते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है, जैसे कि देखो मुझे याद है कि कुछ इस तरह का चित्र भी बनाया जाता है और ऐसे करके, ठीक, कुछ इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। अब एकदम आप ये मत सोचना कि मैं बहुत अच्छी चित्रकार हूँ, कुछ तो इस तरह के बनाए जाते हैं।
ठीक, तो यहां पर हम बात करते हैं कि मिथिलांचल में मधुबनी चित्रा के कोहबर चित्र अलग अलग होते हैं। कोहबर चित्र मतलब एक ही नहीं है कि कोई भी जहां भी, जैसे गोसाई घर या कुल देवता का स्थान हो तो वहां भी वैसा ही चित्र बना दे, या फिर नववधु या नव वर वधु के जो रूम है उसमें भी वैसे ही चित्र बना दें, या बाहर के कमरे में भी वैसे ही चित्र बना दें। तीनों स्थान पर अलग अलग चित्रकारी की जाती है कोहबर से। कोहबर चित्रांकन चतुष्कोणीय, आयताकार या वर्गाकार होता। चलो ये बढ़िया, आयताकार या फिर वर्गाकार, इस तरह से भी बनाई जाती है। चतुष्कोणीय, चतुर, चार, इस तरह से इसके अंदर, ठीक है। उसमें तोता, बांस, कमल का पत्ता, कछुआ, मछली, ऐसे चित्र बनाए जाते हैं। कछुआ और मछली के अलावा नैना, जोगन और सामा चकेवा के चित्रांकन की भी परंपरा है। वैवाहिक अवसर पर ही कोहबर का अंकन होता है, अर्थात विवाह के अवसर पर ही ये सब किया जाता है और वह कोई महिला ही करती है। कोहबर के चित्रांकन में अनार की डंडी की कलम तथा रुई से बनी तूलिका, मैंने बताया था ना आपको कि कोई भी पतली सी तीली ले लो, उसमें रुई से अच्छे से ऐसे कर दो और फिर उससे चित्रकारी की जाती है, का उपयोग किया जाता है। मिथिला के भित्ति चित्रों में राधा कृष्ण की रासलीला, राम सीता का विवाह, जट जटिन आदि पौराणिक और लोक कथाओं के भी चित्रण होते हैं। किसमें? कोहबर। तो कोहबर चित्रांकन में चतुष्कोणीय, आयताकार या वर्गाकार, उसमें कौन से चित्र होते हैं? तोता, बांस, कमल का पत्ता, कछुआ, मछली और नैना जोगिन और सामा चकेवा के चित्र की परंपरा है। तो ये समझ में आया कोहबर के बारे में। अब है पट चित्रण। पट का अर्थ क्या होता है? पट का अर्थ होता है कपड़ा, चाहे वो तकिए के कवर हो, पिलो कवर हो, या फिर पर्दे हों, चादर हों, दरी चादर जानते हो ना आप। तो पट चित्रण की परंपरा ने मिथिलांचल की रंगीन चित्रकला को उत्कर्ष तथा प्रसिद्धि के शिखरों का स्पर्श कराया है। किसने? पट चित्रण की परंपरा ने मिथिलांचल की रंगीन चित्रकला को उत्कर्ष मतलब ऊंचाई और प्रसिद्धि के शिखर मतलब एकदम ऊंचाई पर, टॉप पर पहुंचाया है। माना जाता है कि विद्यापति के समकालीन, मतलब विद्यापति जो कवि हैं, विद्यापति के समकालीन राजा शिव सिंह के काल में पट चित्रण कला को विशेष विकास मिला। अब प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि पट चित्रण को विकास कब मिला? तो आप बताइएगा। विद्यापति कौन थे? विद्यापति एक कवि थे जिन्होंने पद्मावत की रचना की। प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है पद्मावत, विद्यापति, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन, ठीक है। विद्यापति के समकालीन राजा शिव सिंह के काल में पट चित्रण कला को अधिक या विशेष महत्व मिला। विभिन्न प्रसंगों के दृश्य कपड़े पर अंकित करने की उस परंपरा का ही विकास आज कागज या कैनवासों पर भी दिखाई पड़ता है। अर्थात पट मतलब होता है कपड़ा, तो जो कपड़े पर चित्रकारी की जाती थी, और कब? विद्यापति जो कवि थे, राजा शिव सिंह के काल की बात की जा रही है। तो इस राजा शिव सिंह के काल में ही पट चित्रण को अधिक प्रसिद्धि मिली, उसका विकास हुआ। और आज की यदि हम बात करें तो विभिन्न प्रसंगों के दृश्य कपड़े पर अंकित करने की उस परंपरा का विकास आज कागज पर भी किया जाता है, कैनवासों पर भी दिखाई पड़ता है, ठीक है। पट चित्रण का अब थोड़ा सा क्या हो गया है? अपडेशन, अर्थात ना केवल वो कपड़े पर ही की जाती है बल्कि अब कागजों पर भी की जाती है और कैनवास पर भी चित्रकारी की जाती है। मिथिलांचल की इस प्रसिद्ध चित्रकला कौन सी? पट चित्रण। पट मतलब कपड़ा, पट अर्थात कपड़ा होता है, ठीक है। मिथिलांचल की इस प्रसिद्ध चित्रकला में रेखा तथा रंग के अनेक सूक्ष्म प्रयोग किए जाते हैं। रेखा मतलब लाइन, सूक्ष्म मतलब बहुत बारीक बारीक
चित्र के किनारे बॉर्डर से घिरे होना इसमें आवश्यक होता है और दोहरी रेखाओं वाली किनारी में मछली, फूल, फल, चिड़िया आदि का अंकन होता है। अर्थात जब पट चित्रण की बात होती है तो वहां पर मछली, फूल, फल, चिड़िया आदि के चित्र जहां पर दिखाई देते हैं तो आप समझ जाना कि ये पट चित्रण है। पहले जो कब हुआ बताइए? शिव सिंह, राजा शिव सिंह के समय में। अब देखो, शिव सिंह के काल में जब विद्यापति का जो कवि थे उनके समय की बात की जा रही है, तो इसमें मछली होती हैं, फल, फूल, चिड़िया आदि का अंकन किया जाता है पट चित्रण में। किनारी यानी सीमा रेखा के अंदर चित्रित पहले बॉर्डर बनाई जाती है। अब यार देखो, मुझसे चित्र वित्र तो सही बनते नहीं हैं। पहले बॉर्डर बना दी जाती है और उसके अंदर फिर कहीं चिड़िया बना दी, कहीं फूल बना दिए, कहीं मछली आदि बना दिए। तो यहाँ पर अब लिखा है कि किनारी यानी सीमा रेखा के अंदर चित्र दृश्य या प्रसंगों में जरूरी होता है कि रेखा और रंग से कोई स्थान खाली ना रहे, बस। ओके, पट चित्रकला में ये विशेषता रहती है, कहीं भी कुछ भी खाली ना रहे, भर दो बस। कहीं चिड़िया बना दो छोटी छोटी, कहीं फूल बना दो सुंदर से, ठीक है। अब सुंदर से मुझसे नहीं बनते हैं तो कहीं फल बना दो, एप्पल बना दो, कहीं केले बना दो, बहुत सारे बना दो भाई, फल है तो फल है। तो कोई भी एक भी कोना उससे खाली ना रहे, उसका अर्थ है। खाली जगहों को भरने में प्रकृति और पशु पक्षियों के चित्र सहायक होते हैं। तो ये जो चित्रकारी है ना, इसमें जितने भी एरिया में, बाउंड्री के अंदर जो भी चित्रकारी की जाती है वो खाली नहीं रहनी चाहिए। यदि खाली रह भी रही है तो उसमें क्या कर रहा है, खाली जगह को भरने के लिए पशु पक्षियों के चित्र अधिक सहायक होते हैं। जहां जहां भी खाली खाली जगह दिख रही है तो वहां पर पशु पक्षियों के चित्र बना दिए। तो ये कौन सी चित्रकला है? ये है पट चित्रकला। अब तो मधुबनी पेंटिंग के नाम से विख्यात इस चित्रकला के मुद्रित रूप भी मिलते हैं, परंतु मूलतः इसमें पहले प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग हुआ करता था। चित्रकार अपने घर में ही स्वयं रंग बनाते थे। रंग बनाने की कला हम जान चुके हैं, जिसमें पत्ते का रस, फूलों का रस, तो कहीं गेरू का प्रयोग, कोयले का प्रयोग, इस तरह से चित्रकार पहले स्वयं रंग बनाने थे। विभिन्न फूल, फल, छाल आदि से बनने वाले रंगों में करजनी की फली, दीप की फूलियां, प्यूरी, राम रस, सिंदूर, नील, कोयला आदि के सहारे अनेक रंग बनते थे, जिनमें बबूल की गोंद का सामान्य प्रयोग होता था। मधुबनी चित्रकार गोमूत्र, नील, गेरू, बकरी का दूध, कौड़ी, मोती, तांबा, तूतिया, लाजवर्त, रत्न आदि रंगों का भी प्रयोग करते थे। मधुबनी मिथिला की चित्रकारी यानी मधुबनी पेंटिंग का संबंध विभिन्न पूजा पाठ और मांगलिक अवसरों से तो रहा ही है, उसका एक प्रमुख भाग तांत्रिक उद्देश्यों से भी जुड़ा है। ओके, देखो जरा, मिथिला चित्रकारी की यदि बात करें तो इसका प्रयोग मांगलिक अवसरों पर तो है ही, साथ ही साथ इसका प्रमुख भाग तांत्रिक उद्देश्यों से भी जुड़ा है। वैसे चित्रों में 4 महादेवियां, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली और चामुंडा के चित्रांकन भी मिलते हैं मधुबनी चित्रकला में। काली, कमला, तारा, छिन्नमस्ता, मातंगी, शौडनी, भैरवी, भुवनेश्वरी, धूमावती और बगलामुखी, इन 10 महाविद्याओं के चित्रांकन की परंपरा भी रही है। मिथिला चित्रकला अर्थात मधुबनी चित्रकला, इतना ध्यान सुनो, जब भी मिथिला चित्रकला नाम आए तो बात आप समझ जाना कि ये मधुबनी चित्रकला की बात की जा रही है। ओके, समझे? बहुत बढ़िया। मधुबनी चित्रकला मिथिला चित्रकला को सुरक्षित रखने और विकास देने वाले ब्राह्मण और कायस्थ परिवारों के चित्रों में अनुष्ठान, संस्थान और सौंदर्य की प्रमुखता भी रही है। इनसे भिन्न कुछ दलित परिवारों में गोबर के रस तथा काले रंग के सहारे चित्रकारी होती रही है। सब अभी हमने पढ़ा ना कि वर्ग के अकॉर्डिंग भी रंगों का चयन है। सामंत
संभ्रांत परिवारों द्वारा कुछ अलग रंगों का प्रयोग होता था, वहीं दलित वर्गों द्वारा कुछ अलग रंग का, ब्राह्मणों द्वारा कुछ अलग रंग का प्रयोग होता था इसी चित्रकला में। तो कहीं कायस्थ परिवारों द्वारा अलग अलग का रंग। इनमें भिन्न कुछ दलित परिवारों में गोबर के रस तथा काले रंग के सहारे चित्रकारी होती रही है और उनके द्वारा गृहीत विषय लोक जीवन के यथार्थ से अपेक्षाकृत अधिक भरे होते हैं, अर्थात ये हर एक की संस्कृति से जुड़ी हुई है। मधुबनी चित्रकला या मिथिला चित्रकला में जितवारपुर की सीता देवी, अब उनके जो मास्टर रहे हैं उनके नाम देख लीजिए। जितवारपुर की सीता देवी, जगदम्बा देवी, उषा देवी, यमुना देवी और राठी की महासुंदरी देवी को विशेष प्रसिद्धि मिली है। किसमें? मिथिला चित्रकला में या मधुबनी चित्रकला में। जगदम्बा देवी को सन 1970 में राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जगदम्बा देवी को सन 1970 में राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बात करें अब सीता देवी की। सीता देवी को सन 1975 में, रसीदपुर की गंगा देवी को 1976 में, राठी की गोदापुरी दत्ता को सन 1980, मां सुंदरी देवी और लहरियागंज की शांति देवी को भी उनकी चित्रकारी के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार मिल चुके हैं। सन 1986 में शिवन पासवान को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? इनको। ये बहुत सन जरूर याद रखिएगा, नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? विश्व प्रसिद्ध चित्रकला की बात कर रहे हैं, विश्व प्रसिद्ध चित्रकारी की बात कर रहे हैं, जो मधुबनी चित्रकला है, जो मिथिला चित्रकला है। तो कौन कौन से ऐसे विशेषज्ञ रहे हैं, अर्थात कलाकार रहे हैं, जिन्होंने अपनी चित्रकारी से मधुबनी चित्रकला को विश्व विख्यात किया? तो उनको कब पुरस्कार मिले वो यहां पर लिखा है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और याद रखिएगा। जगदम्बा देवी, सीता देवी तथा गंगा देवी को क्रमशः सन 1975, 1981 और 1984 में भारत सरकार ने पद्मश्री से भी अलंकृत किया। वाओ, क्या बात है! जगदम्बा देवी, सीता देवी और गंगा देवी, याद रखना, जगदम्बा देवी, सीता देवी और गंगा देवी क्रमशः 1975, 1981 और 1986 में भारत सरकार ने पद्मश्री से भी अलंकृत किया। ये जो पेज है, ये जो पैराग्राफ है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद रखिएगा कि ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि मधुबनी चित्रकला की हम बात कर रहे हैं, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध चित्रकारी अर्थात विश्व प्रसिद्ध कलाकार, चित्रकार बिहार के। मिथिला की चित्रकला में आधुनिक रासायनिक रंगों के प्रयोग होने लगने के अलावा अन्य कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। चित्रकारी का रूप वही है, स्टाइल वही है, बस रंगों में अब परिवर्तन आ गया है। पहले प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता था और अब रासायनिक या केमिकल रंगों का प्रयोग होता है। उसमें कलाकार के परिवेश तथा उसकी व्यक्तिगत रुचि के अनुकूल विभिन्न प्रयोगों की संभावनाएं बनी हुई हैं। रेखा प्रधान चित्र होने के कारण इस चित्रकला में रेखा या रंग की अस्पष्टता कहीं दिखाई नहीं पड़ती। देखो, सबसे बड़ा कि आपसे यदि पूछा जाए कि मधुबनी चित्रकला में प्रमुखतः या विशेषता क्या है, रेखा प्रधान है। रेखा मतलब लाइन, ठीक है, लाइन के आधार पर मधुबनी चित्रकला बनाई जाती है। प्रसंग या व्यक्ति के भाव की व्यंजना करा देने की प्रमुखता के बावजूद चित्र में खाली जगहों को भरने या सजावट करने में कलाकार की रुचि तथा श्रम के भरपूर प्रमाण मिलते हैं। कहा जाता है कि चित्रकारी में खाली स्थान रहने पर उसमें दुष्ट आत्मा का प्रवेश हो जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? यदि मधुबनी चित्रकला में खाली स्थान रह गया कहीं भी, इसलिए जितनी भी बाउंड्री बनाई है चित्रकला की, उसमें कहीं भी खाली जगह नहीं रहनी चाहिए। यदि कहीं खाली जगह रह गई तो उसमें दुष्ट आत्मा का प्रवेश हो जाता है। ठीक है, चित्रकार वैसे स्थानों को फूल, पत्ते, टहनी आदि के चित्रों से भर देता है। जो भी, जैसे मान लो उसको लग रहा है कि कहीं खाली जगह रह गई है, तो वो फूल बना देगा, पत्ते बना देगा, टहनी बना देगा। अनार की कलम, बांस की कूंची, सींक या बांस की तीली में लगी हुई रुई और स्वनिर्मित रंगों के सहारे ही मधुबनी चित्रकला ने एक तरफ हजारों वर्ष पुरानी अपनी विरासत को बचा रखा है, तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने जैसी
उपलब्धि भी हासिल की है। सो जोरदार तालियां बिहार वासियों के लिए, जोरदार तालियां मिथिला चित्रकला के लिए, जोरदार तालियां मधुबनी चित्रकला के लिए। हाँ, आशा करती हूँ आपने बहुत अच्छे से सुना है तो समझ में ज़रूर आया होगा। ठीक है, कौन कौन चित्रकार हैं, कौन कौन कलाकार हैं, कौन कौन से कलाकारों को, जैसे गंगा देवी, सीता देवी, है ना, इनको, जगदम्बा देवी को पद्मश्री अलंकार से भी पुरस्कृत किया गया, और कितने सारे जो कलाकार हैं उनको अन्य कई तरह के पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया। तो ये पढ़ा हमने मधुबनी चित्रकला के बारे में। इसी प्रकार से हर एक पार्ट को हम बहुत विस्तृत या विस्तार के साथ पढ़ते रहेंगे, हर एक विषय की शिक्षा भी हम विस्तार के साथ देते रहेंगे, तो आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और एक बात, जैसे कि ई बुक्स है, वो भी अवेलेबल हैं। आप फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर भी जा सकते हैं। तरह तरह से अपने आप को अपडेटेड रखिए और फ्री एजुकेशन प्राप्त कीजिए। आपको पता है ना, मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। ये हमने नहीं कहा, ये आपने कहा। तो ना केवल विषय की शिक्षा ही बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाते हैं 100% फ्री। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।